जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। पिछली क्लास में हमने ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा था। ज्योमेट्री की स्टार्टिंग पढ़ी थी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है ना। एंड वी आल्सो रेड अबाउट कि हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। ये सब कुछ हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ओके उसकी सब कुछ मिलके होगा, कुछ क्वेश्चंस भी हमने ट्राई किए थे एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। आज हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक, एक मस्त सा टॉपिक ज्योमेट्री में। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब ज्योमेट्री हमने बेसिक तो ज्योमेट्री कर ली, ज्योमेट्री के आगे क्या क्या चीजें आती हैं वो आज हम करने वाले हैं। ज्योमेट्री ना बेसिकली मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को कि ज्योमेट्री में फिगर्स की हम बात करते हैं। एक तो 2D फिगर्स होते हैं और एक 3D फिगर्स होते हैं, राइट। 2D फिगर्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एक्स वाई कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होता है, और 3D फिगर में मैंने आपको समझाया था एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट, 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2D फिगर्स के बारे में। और 2D फिगर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा टॉपिक होगा स्ट्रेट लाइन। अब ये प्रोसेस पूरा कैसे चलेगा देखो, पहले मैं स्ट्रेट लाइन की पूरी थ्योरी करवाऊंगी, फिर मैं 10 to 15 आपको क्वेश्चंस दूंगी या प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगी, मैं करवाऊंगी। एंड देन ध्यान से सुनना, ठीक है। एंड देन आपको पूरी स्ट्रेट लाइन के कंपाइल्ड नोट्स मिलेंगे। स्ट्रेट लाइन पूरी होगी जिसमें, और उसी के साथ आपको 20, 25, 15 या 30 जितने भी हैं वो क्वेश्चन साथ में ही मिलेंगे। एंड देन उसमें आपको डाउट आ रहे हैं तो वेल डिस्कस ऑन संडे क्वेरी। इज इट क्लियर? टॉपिक समझ आया? मतलब समझ आया कि हम इस प्रोसेस में अब आगे कैसे चलने वाले हैं, क्योंकि ये थियोरेटिकल चैप्टर्स ज्यादा हैं, ठीक है। इनमें थ्योरी कंप्लीट होना या थ्योरी समझ में आना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके तो सबसे पहले हम यहाँ लेक्चर कर रहे हैं, ठीक है। लेक्चर करने के बाद हमको पूरे नोट्स मिल जाएंगे, जो जो चीजें इसमें हैं या कुछ एक्स्ट्रा भी उसमें हो, ठीक है, जो समझाने लायक ना हो या समझाने की मतलब उनकी ज्यादा जरूरत ना हो, ठीक है। उसके बाद नोट्स मिल गए आपको, लेक्चर मिल गया आपको, आप फिर आपको मिलेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे ये कंप्लीट होता है, क्वेश्चंस मिलने के बाद हम पूरा एक स्ट्रेट लाइन कंप्लीट होगा, इसके आपके पूरे नोट्स सब कुछ आपके पास प्रेजेंट होगा। एंड देन हम जो भी क्वेश्चंस आपके डाउट हैं, एक दो बार ट्राई करने के बाद आपके जो भी डाउट्स आएंगे वो हम संडे को डिस्कस करेंगे। तो प्रोसेस इज क्लियर? ओके तो अब शुरू करते हैं। तो फर्स्ट 2D फिगर्स हमारा स्ट्रेट लाइन होने वाला है। इसकी हम सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम सर्कल की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। लोकस क्या होता है वो इसमें आ जाएगा वैसे, बट सब में ही लोकस होता है, ठीक है। टेंजेंट और कॉर्ड, सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन, ये सब कुछ हम क्लियर करेंगे। देन हम आएंगे कोनिक पर। इनको कोनिक क्यों बोला जाता है और कोनिक किस टाइप के होते हैं, कैसे क्लासिफाई करते हैं कि वो पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स है, कैसे क्लासिफाई करते हैं, ये सब कुछ हम इन 2D फिगर्स में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। ये है हमारा ज्योमेट्री का 2D फिगर। जैसे हमारा 2D ज्योमेट्री कंप्लीट होगी हम सीधा फिर जाएंगे 3D ज्योमेट्री में। ओके अब बात आती है स्ट्रेट लाइन से। सबसे पहले 2D फिगर, जिससे भी हम 2D फिगर ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, उनमें सबसे पहले आता है लोकस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकस? लोकस का मतलब क्या होता है? लोकस का मतलब होता है, मान लो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये इनफाइनाइट कुछ पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स अगर आपको दिख रहा है तो एक पॉइंट के अराउंड ना, ये मेरा एक पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट के अराउंड ये इक्वल डिस्टेंस पर हैं सारे के सारे। सर्कल बना रहे हैं, सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस पे हैं, जो हम रेडियस बोलते हैं, रेडियस सबके इक्वल ही होता है ना। तो इन सारे पॉइंट्स का लोकस क्या है? सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। यानी सारे पॉइंट्स क्या बना रहे हैं? सर्कल बना रहे हैं। मैं एक फिक्स पॉइंट से कुछ एक डिस्टेंस पर मूव करूं तो मेरे पास जो लोकस बनेगा, जो फिगर बनेगी, वो क्या फिगर बनेगी? सर्कल बनेगी। दूसरी भाषा में बोले कि मैंने एक पॉइंट लिया और मैं उसकी कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं है, मैं बस एक ही डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, कैसी भी डायरेक्शन में मूव करती गई। ये लोकस क्या है? ये क्या बन रहा है? फाइनल फिगर क्या बन रहा है? स्ट्रेट लाइन। दिस इज कॉल्ड एज लोकस, ठीक है। यानी लोकस का मतलब ये होता है कि लोकस का मतलब ये होता है कि बहुत सारे पॉइंट्स मिला के कौन सा फिगर बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं कि वो है, वो जो फिगर बन रहा है वो लोकस है उन सारे पॉइंट्स का, ठीक है। जैसे मैंने एक पॉइंट लिया, इसको मैं एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद से पूरा इसके चारों तरफ मूव करवा दूंगी तो मेरे पास लोकस क्या बन रहा है? सर्कल बन रहा है, ठीक है। अगर मैं एक ले रही हूं और इसमें मैं इतना डिस्टेंस ले रही हूँ, यहाँ पे ऐसे ऐसे कर रही हूँ मैं, तो ये लोकस क्या बन गया? इलिप्स। मैं बोल रही हूँ ये 2A, ये 2B है, ये इलिप्स की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर्कल वाला बहुत बेसिक है आप लोगों के लिए, ठीक है। ओके नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रेफरेंस टू लाइंस।
अब ना एक एक टॉपिक अलग अलग है, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि सब इंटर रिलेटेड है, नहीं। कहीं आप इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में पढ़ रहे हैं, कहीं आप उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। इंटर रिलेटेड एक टॉपिक है, उसकी 3 प्रॉपर्टी, फिर टॉपिक उसकी 2-3 प्रॉपर्टी, फिर टॉपिक उसकी 2-3 प्रॉपर्टी, ऐसे ही सारे टॉपिक्स चलेंगे पूरी ज्योमेट्री में। तो सोच रहे हो आपको याद कितना करना है, क्योंकि आप इन प्रॉपर्टीज को प्रूव नहीं करोगे। आई एम अगेन रिपीटिंग इट, ज्योमेट्री में आप प्रूव कुछ नहीं करते हो। जो फॉर्मूलाज आपको बताए जाते हैं, जो फॉर्मूलाज इनिशियली होते हैं, आप बस उनको अलग अलग तरीके से यूज करते हो। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट बोल लो, ट्रिगो बोल लो, आप वहां चीजें प्रूव करने की क्षमता रखते हो, बट यहां आप चीजें प्रूव नहीं कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रेफरेंस टू लाइंस। अब बोल हम ये रहे हैं कि मान लो मेरे पास कोई भी एक लाइन है जो बन नहीं रही है, अभी बनेगी। मेरे पास कोई भी लाइन है ये, ठीक है, ये मेरे पास एक लाइन है। अब मेरे पास एक 2 पॉइंट भी है, मान लो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, या फिर एक ये पॉइंट, एक मान लिया ए मेरे पास x1 y1 एक पॉइंट है, ठीक है। दूसरा केस क्या है, एक केस और है क्या, अब मतलब दूसरा जो पॉइंट है वो कहां कहां हो सकता है, इस लाइन के रिस्पेक्ट में 2 ही तो जगह है, एक या इसके साथ में या फिर इससे ऑपोजिट। या तो दोनों पॉइंट इसकी एक साइड में होंगे, सेम साइड, या ये भी हो सकती है ये भी हो सकती है, या फिर दोनों ऑपोजिट साइड में होंगे। यही 2 पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास। तो पहली प्रॉपर्टीज कि ये पॉइंट सेम साइड में होंगे। अब मेरे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहां ये a b c क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स। यही याद करो, ये जो कैसे बन रही है, ये फॉर्म कैसे बन रही है, या बाकी सारी फॉर्म्स कैसे बनती हैं स्ट्रेट लाइन की, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। बट हमारी मेन जो कंसर्न अभी ये है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये होती है, जो भी मुझे पॉइंट मिल रहे हैं, ए जैसे मेरा a x1 y1 है, b जैसे मेरा x2 y2 है, ये सेम साइड पर होंगे, ठीक है। सेम साइड पर कब होंगे, इस लाइन की सेम साइड पर ये तब होंगे जब दोनों जो है वो सेम साइन के होंगे। यानी कि ये भी प्लस का हो, ये भी प्लस का हो, या फिर ये दोनों माइनस के हो। अगर एक प्लस एक माइनस का हो गया तो क्या हो जाएंगे, वो नेगेटिव हो जाएगा साइन, हेंस वो दोनों ऑपोजिट साइड में हो जाएंगे। अब रिलेट कैसे करोगे, सेम साइड के लिए सेम साइन होना जरूरी है, और जब भी सेम साइन बनेगा तो प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस। यानी दोनों पॉइंट्स को जब मैं इस लाइन पे पुट करूंगी और पॉजिटिव आ जाए, दोनों पॉइंट्स को, ए को पुट कर रही हूं एक बार ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी, फिर एक बार बी को पुट कर रही हूं ax2 प्लस बी वाई टू प्लस सी। जब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट निकालूंगी तो दोनों का प्रोडक्ट का जो साइन है वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि दोनों के दोनों, जब मैं उस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पे लिखूंगी तो जो पॉइंट्स हैं वो दोनों के दोनों, जो ये फाइनल इक्वेशन बनेगी वो दोनों के दोनों सेम साइन की होनी चाहिए। क्या होगा अगर वो सेम साइन की हुई, ये होगा कि अगर वो दोनों इक्वेशन जो है वो सेम साइन की हो गई तो मेरे पास जो मेरा जो ये पॉइंट्स है ये दोनों लाइन की सेम साइड पे आ जाएंगे। ओके, अगर ऐसा हुआ, उल्टा केस हो गया कि नहीं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बन रहा है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव बन रहा है, तो वो दोनों ऑपोजिट साइन हो जाएंगे। समझ आया, यानी कि सेम साइड और ऑपोजिट साइड को प्रूव करने के लिए या फिर देखने के लिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले जो आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं x1 y1 और x2 y2, ये जो 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स को आप सबसे पहले स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में प्रूव करोगे, पुट करोगे, ठीक है। जैसे ही आपने इसमें पुट किया, इस इक्वेशन में एक बार a पुट किया एक बार b पुट किया, तो और दोनों का प्रोडक्ट ले लिया, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, या फिर और दूसरी लैंग्वेज में बोलो कि इसमें पुट किया तो ये भी सेम साइन, यानी दोनों सेम साइन के आ गए तो मेरे पास सेम साइड होगी। अगर दोनों ऑपोजिट साइन के आ गए तो मेरे पास ऑपोजिट साइड्स में होगी। इज इट क्लियर, समझ आया? बहुत बेसिक चीजें हैं, चीजें रिलेट करने लग जाओगे, भाषा से रिलेट करने लग जाओगे तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। देखो, ऑपोजिट साइंस ऑपोजिट साइड, सेम साइंस सेम साइड, सॉरी, इज इट क्लियर? अब आती है व्हाट इज स्ट्रेट लाइन। अभी तक ये बेसिक सा चल रहा था, वैसे तो सब कुछ ही बेसिक चलेगा, कुछ भी नया या एडवांस कुछ भी नहीं चलेगा, आपको समझ सब कुछ आएगा अगर आप ध्यान से बस कंसंट्रेशन के साथ सुन लेंगे, और नोट्स बस 3-4 बार गो थ्रू हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, अभी मैंने आपको बताई।
The equation of the straight line is ax plus by plus c is equals to 0. ये है फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है. फर्स्ट डिग्री क्या होती है, यानी x की भी पावर 1 है, y की भी पावर 1 है, वेरिएबल्स की पावर 1 है, उसको फर्स्ट डिग्री बोलते हैं. कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अलजेब्रा में सब कुछ कवर करेंगे. बता इसलिए दिया क्योंकि ये ना एमसीक्यू यार, एमसीक्यू में वो कुछ भी पूछ सकता है ना, जो उसका मन कर रहा है. सिंपल से सिंपल चीज भी अगर हमें उसे ध्यान से नहीं पढ़ते हैं ना, एग्जाम के टाइम पे वो हमसे नहीं की जाती है सॉल्व. ठीक है. तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0. इसको फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इसलिए बोला गया है क्योंकि x जो वेरिएबल है, x और y वेरिएबल्स है ना, ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी पावर क्या है 1, और a b c ये क्या होते हैं हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन. जब भी आप स्ट्रेट लाइन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने पढ़ी, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं अगर 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4 दे रही हूँ, इसको आप ड्रॉ कर सकते हो. लाइन है ax प्लस by, या फिर ना थोड़ा इजी कर लेती हूँ क्योंकि मुझे अपने लिए कैलकुलेशंस नहीं बढ़ानी है. ये दी मैंने, ठीक है, x प्लस y इक्वल्स टू 3 है. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो है a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 3, है ना. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब आप लोगों ने पढ़ी होगी तो आप लोगों ने क्या किया होगा, जब भी आप ये करते हैं, जब भी आप इसको ड्रॉ करते हैं तो आप क्या करते हैं, मैं पूरा बेसिक से बता रही हूँ, कुछ भी चीज छोड़ नहीं रही हूँ. हम क्या करते हैं, x और y इनकी एक वैल्यू, x की एक बार 0 रख ली तो y क्या बनेगा 3 बन गया. अरे ठीक है, y 0 रख लिया तो x क्या बनेगा 3. 3 वैल्यूज हम ढूंढते थे, मैंने y 1 ले लिया तो मेरे पास x क्या बन गया 2. ठीक है, ये बन गए पॉइंट्स. ठीक है, ये बन गए, बिल्कुल बन गए, ये तो चीज समझ आ गई. फिर हम क्या करते थे, हम इनको इधर ड्रॉ कर लेते थे. 8th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम का वाला चैप्टर, 9th में भी था एक्चुअली. x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, तो पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ. मैं बेसिकली लाइन ड्रॉ करना सिखा रही हूँ आप लोगों को. ये पॉइंट है 0,3. मैंने कल भी बताया था, पिछली क्लास में भी बताया था कि x और x वाला बाहर पहले लिखा जाता है और y वाला बाद में लिखा जाता है. अब सीसा कॉमा ऑर्डिनेट. ठीक है. अगला पॉइंट है 3,0 एंड अगला पॉइंट है 2,1. ठीक है. अब मैं जब इन तीनों पॉइंट्स को मिक्स कर वो करूंगी मैच, तो मेरे पास ये बन रही है स्ट्रेट लाइन. ओके, बन रही, यानी कि ये जो इक्वेशन है उसके लिए जो लाइन बनेगी वो लाइन ये होगी. बात आती है टॉपिक स्लोप की. स्लोप बोला जाता है ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है. दोबारा, ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वाली डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाती है, उस एंगल को बोला जाता है tan अल्फा इक्वल टू m, यानी स्लोप ऑफ द लाइन. समझ आया हम क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो स्लोप बनाती है, जो एंगल बनाती है, दैट एंगल इज कॉल्ड एज द स्लोप और द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन. इज इट क्लियर? बहुत ध्यान से सुनना क्या चल रहा है. ओके, स्लोप और ग्रेडियंट किसको बोला जाता है? स्लोप और ग्रेडियंट बोला जाता है कोई भी लाइन हम बना रहे हैं, कैसी भी बना रहे हैं हम, मान लो ये हमारी लाइन बनी, आई शुड चेंज द कलर, ये मेरी लाइन बनी, तो इसके साथ पॉजिटिव के साथ कौन सा एंगल है, पॉजिटिव एक्सिस ये वाली है, यानी ये वाला एंगल, तो ये बनेगा इसका स्लोप. इज इट क्लियर? ये बात समझ आई? तो अब नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर मेरे पास कोई लाइन ऐसी है तो स्लोप क्या है, और कोई लाइन ऐसी है तो स्लोप क्या है. tan थीटा बन रहा है, बेसिकली m ही बन रहा है. तो देखो यहां क्या है, क्या एक्स एक्सिस के साथ कोई भी लाइन बन रही है? नहीं, यानी m इज इक्वल्स टू 0. यहां कितना बन रहा है एक्स एक्सिस, यानी m इज इक्वल्स टू पाई बाय 2. ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं. जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उन दोनों का प्रोडक्ट होता है -1. अभी हम करेंगे ये सब कुछ, पर स्लोप का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? सॉरी. The trigonometrical tangent of the angle which the line makes with the positive x-axis is called the slope or gradient, which is called as m equals to, which is denoted by m is equals to tan alpha.
ओके, नेक्स्ट इज ये जो भी मैंने बताया, जो चीज मैं अभी बात कर रही थी, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। मेरे पास कोई भी कलर चेंज कर रही हूं मैं, सुंदर सा कलर मिलता नहीं है यार मेरे को, एक तो चॉइसेस भी बहुत कम है। चलो, एक्स एक्सिस कोई भी लाइन होगी, एक्स एक्सिस यानी ये वाली है या फिर इसकी कोई भी पैरेलल लाइन है, उसका स्लोप कितना है, गोल गोल अंडा, यानी m इक्वल्स टू 0। अगर कोई स्लोप ऑफ वाई एक्सिस या लाइन, जो मैंने अभी पाई बाई 2 बोला, बेसिकली उसका tan, अब सुनो, अल्फा पाई बाई 2 बन रहा है ना, ये तो बेसिक अल्फा ही है, tan पाई बाई 2 कितना होता है, क्योंकि m तो tan अल्फा है ना, अल्फा है जो एंगल बना रहा है, तो अल्फा इज पाई बाई 2 एंड tan पाई बाई 2 इज इंफिनिटी यानी इक्वल टू m, यानी यहां m 0 होगा जब भी x एक्सिस से पैरेलल होगी, x एक्सिस के परपेंडिकुलर और y एक्सिस के पैरेलल होगी तो m विल बी इंफिनिटी। ये दोनों चीजें समझ आई। अब आते हैं थर्ड वाली चीज पे, वो ये बोलता है कि कोई भी लाइन है मेरी, ठीक है, ये मेरी लाइन मान लो, ये एक पॉइंट है मेरा x1 कॉमा y1, ये एक पॉइंट है मेरा x2 कॉमा y2, ठीक है, ये मेरी ओरिजिन O है। ओके, ये चीज दिख रही है आपको, क्लियर है? मैं थोड़ा सा पीछे हट गई हूँ, बस इतनी ही, दो हटूंगी। मुझे इस लाइन का स्लोप जानना है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, ऊपर लिखो y के कोऑर्डिनेट्स y2 माइनस y1, नीचे लिखो x2 माइनस x1, दिस इज द स्लोप। ये बेसिकली बना पता है कैसे, ऐसे है, ये परपेंडिकुलर है, tan थीटा क्या होता है आपको याद है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर, अच्छा ये मैं इंटरेस्टिंगली बताती हूँ, आप शायद आप बहुत लोगों को पता भी होगी, ये आप लोगों को पता है कैसे याद करते थे, जगह नहीं मिल रही मुझे भी पता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये पता है आप लोगों को, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी, यानी साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ आया? ऐसे तो आयुष ने आपको ट्रिक्स बताई होंगी, बट ये मेरी बचपन की याद आई मुझे अभी। चलो, तो हमारे पास tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस क्या है, ये पॉइंट क्या है, x2 x1 सॉरी, और ये पॉइंट क्या है, x1, ये पॉइंट क्या है, उल्टा कर दिया मैंने, चलो जो भी है, ठीक है, ये पॉइंट है x1, ये पॉइंट x2। अच्छा, अब यहां आ जाओ और फिर यहां भी आ जाओ, ये पॉइंट क्या है y1, ये पॉइंट है y2। अब एक बात सोचो, सोचो अच्छे से सोचो, ये क्या है, ये तो यही नहीं है x1 माइनस x2, और ये क्या है y1 माइनस y2, यही तो लिखा है y1 माइनस y2 अपॉन, अब माइनस का साइन ले लोगे, यही तो बन जाएगा, अलग कुछ नहीं है बेटा, वही लिख रही हूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। आप यहाँ x2y लिख लो, x2 y2 लिख लो, यहाँ x1 y1 लिख लो, ये बन जाएगा, बात एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। समझ आए कैसे हो रही है? tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा मेरा ये है क्योंकि यही एंगल तो बन रहा है, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आप लोगों को पता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये दोनों इक्वल होंगे। देख रहे हो कितनी कितनी चीजें आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ ये क्या बन गया, ये हमारे पास अल्फा बन गया। tan अल्फा क्या होता है, tan अल्फा तो भैया परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर तो मेरे पास y1 अपॉन y माइनस y2 है, बेस है मेरे पास x1 माइनस x2, मैंने ले लिया माइनस का साइन कॉमन, तो ये बन गया y2 माइनस y1, मैंने ले लिया माइनस का साइन कॉमन, ये बन गया x2 माइनस x1, और हेंस मेरे पास m बन गया। तो जब भी कोई दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो आप स्लोप कैसे निकालेंगे, आप स्लोप निकालेंगे डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स, y के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस अपॉन डिफरेंस ऑफ अब्सिसा। अगर ऊपर y2 माइनस y1 करो तो नीचे भी 2 माइनस 1 ही करना है, अगर ऊपर y1 माइनस y2 कर रहे हो तो नीचे x1 माइनस x2 करना है। ये चीजें समझ आई है ना? अभी मैंने आपको बात की थी कि हम इक्वेशंस ऑफ लाइन पढ़ेंगे इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, ठीक है। अब जैसे ये आपको याद है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये तो आपको याद होगा ही अब कि ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन होती है। अब मान लो आपको इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ, ठीक है, आपको सीधा इस फॉर्म में दिया हुआ है, क्या ये लाइन की इक्वेशन है, क्या ये लाइन की इक्वेशन है? कैसे पता चलता है, कैसे लिखी जाती है, वो अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। स्लोप यानी m आएगा, इंटरसेप्ट यानी c। अब इंटरसेप्ट क्या होता है,
एक्स एक्सिस को कट करने से पहले वो वाई एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट करती है? वाई इंटरसेप्ट इज नोन एज व्हाट? सी इंटरसेप्ट। ओके, इसको हम सी बोलते हैं। अब जैसे मैं बोलूं y इक्वल टू 2x प्लस 3, ओके, फिर से मैंने वही किया, इसको मैं मिटा देती हूँ एक बार। क्या किया फिर से मैंने? जल्दी से इसको ड्रॉ करो, इस लाइन को कैसे ड्रॉ होगी, जल्दी से करो, आई डोंट वांट एनी टाइम वेस्टेज। एक्स वाई बनाया टेबल हमने, जल्दी बनाओ, मुझसे पहले बना लेना। देखो x 0 बनाया तो y 3 हो गया, y 0 बनाया तो x माइनस 3/2 हो गया, x 1 बना दिया तो y 5 हो गया। ये बन गया, आप लोगों ने बना लिया ना? ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0,3 एक पॉइंट है, 0 0 0 0 0 0,3 ये एक पॉइंट है। ठीक है, अगला पॉइंट है 1,5। सोचो मैंने 1,5 क्यों लिया? माइनस में जा रहा था ना, क्यों पंगा लूं मैं? ले सकती हूं मैं। ये बनेगा -3/2। बेटा 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 बेटा, पता है गलती क्या हुई है? उसने क्या बोला सुन रहे हो? बेसिकली ये पॉइंट है 0,3, यानी x 0 है और y 3 है। अब यहाँ x -3/2 है और y 0 है, तो यहाँ अगला पॉइंट x 1 है और y 5 है, यहाँ कुछ बन जाएगा। तो ये मेरी लाइन बन रही है ऐसी। इंटरसेप्ट क्या है? दिस इज इंटरसेप्ट। ये 3 इंटरसेप्ट है। जब आप x की वैल्यू पुट करते हो 0, तो y की जो भी वैल्यू निकलती है दैट इज कॉल्ड एज इंटरसेप्ट। समझ आया? तो अगर आपको ये इक्वेशन सिर्फ दी होगी y इक्वल टू mx प्लस सी, कभी भी दी होगी, तो आप सीधा का सीधा इंटरसेप्ट बताओगे कि उस इक्वेशन में इंटरसेप्ट क्या है। ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट करके y की जो वैल्यू निकलती है दैट इज कॉल्ड एज इंटरसेप्ट। So slope intercept form of any equation is y is equal to mx plus c. x के आगे जो भी होगा वो m होगा, यानी स्लोप होगा। अगर आपको ऐसी कोई इक्वेशन दी है और बोला है इसके परपेंडिकुलर या पैरेलल कोई निकालो, तो आप क्या करोगे? आप सीधा ये करोगे, इसके पैरेलल आपको कोई बोलता है कि ये निकालो, तो आप क्या करोगे? हाँ, तो आप सीधा स्लोप बता सकते हो m के थ्रू। ठीक है, ओके। सेकेंड फॉर्म, आज हम फॉर्म तक ही करते हैं, चलो देखते हैं कितना होता है। स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप है साथ में पॉइंट है। एक पॉइंट अगर आपको गलती से दे दिया तो आप इस इक्वेशन की लाइन कैसे निकालोगे? आप सीधा ऐसे निकालोगे, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब आप एक बात सोचो, पता है क्या हो रहा है? ये भी y1 एक कांस्टेंट आ जाएगा, ये भी y1 है। बेसिकली बन क्या रही है? देखो y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस mx1, y इक्वल टू mx माइनस mx1 प्लस y1। ये तो पूरा कांस्टेंट ही आ जाएगा, बेसिकली ये c बन गया। फॉर्म वही आ रही है, लेकिन आपको क्या होगा? आपको ना कई बार पॉइंट दिया होगा और उस पॉइंट से आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी, तो आप उस फॉर्मूले से तो निकाल नहीं सकते। इसीलिए हम स्ट्रेट लाइन की अलग अलग फॉर्म्स पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो एक फॉर्म में नहीं दी तो एटलीस्ट दूसरी फॉर्म में तो हम निकालना जानते हैं। इज इट ऑल राइट? ओके, ये आ गए हमारे पास स्लोप पॉइंट फॉर्म। थर्ड है हमारे पास 2 पॉइंट्स फॉर्म। ये हमारे पास m है, देखो वही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है बच्चा, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ क्या था? y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1 था जब एक पॉइंट दिया हुआ था। 2 पॉइंट में पता है क्या है? इस m की वैल्यू आप निकाल सकते हो। 1 पॉइंट में आप m की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बट 2 पॉइंट फॉर्म अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो m की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। समझ आया है ना? कि जब मेरे पास 1 पॉइंट फॉर्म है या स्लोप पॉइंट फॉर्म है, स्लोप पॉइंट मतलब 1 पॉइंट ही है, ठीक है। स्लोप पॉइंट फॉर्म जब भी मेरे पास है तो मेरे पास एक ही पॉइंट दिया हुआ है, जो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। m की वैल्यू अलग से मैं अलग पॉइंट से नहीं निकाल सकती, है ना। बट अगर उसने 2 पॉइंट फॉर्म दी हुई है तो 2 पॉइंट फॉर्म में मैं m की वैल्यू निकाल सकती हूँ, क्योंकि m का मेरे पास एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है जो कट गया है बट आपको दिख गया है। पीछे जाओ, पॉज कर लो, ठीक है। ओके, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट में अब ये है x इंटरसेप्ट,
अभी मैंने आपको एक y इंटरसेप्ट वाला कंसेप्ट बताया. व्हाट इज y इंटरसेप्ट? कि आप x को 0 पुट करो, द वैल्यू ऑफ y इज इट इंटरसेप्ट. जब आप y को 0 पुट करोगे तो जो वैल्यू ऑफ x की आएगी ना वो होगी x इंटरसेप्ट. x पे वो इतनी काट रहा होगा. जैसे एग्जांपल बताऊं, दिस यहां x इंटरसेप्ट ये है, y इंटरसेप्ट ये है, ये वाली, और y वाली ये है. समझ आया? बिल्कुल समझ आया. ओके. नॉर्मल, और ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ठीक है. अब आप इस पे बहुत ध्यान देंगे. बाकी अभी तक जो की है वो सिंपल इजी है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इसलिए आती है इसलिए. देखो ये पता है क्या है, ये है, ये कोई लाइन है मान लो. ओके, अल्फा तो यही है. अब नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन, नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन यानी परपेंडिकुलर होना चाहिए. ये मेरे पास P है. ध्यान से सुनना इसको, बहुत ध्यान से, ठीक है. नॉर्मल और परपेंडिकुलर. ये मेरे पास कोई भी लाइन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 बोल लो, ठीक है. y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन बोल लो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली बोल लो. ये सब एक ही तरह की हैं, एक की लाइन है, एक ही लाइन कितनी इतनी फॉर्म में लिखी जा सकती है. या फिर और क्या भूल गई, y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन वाली फॉर्म लिख लो. y अपॉन ए प्लस x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 वो वाली इक्वेशन लिख लो, कोई सी भी लिख लो. ये सब एक ही लाइंस की इक्वेशन है जितनी भी है, ठीक है. अब बात क्या आती है, अब बात ये आती है कि p क्या है, अल्फा क्या है. देखो, ओरिजिन से लाइन पर उसका नॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है, जो परपेंडिकुलर. अभी के लिए हम यही सीखेंगे, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर. उस लाइन पे, ये लाइन है, इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर ओरिजिन की तरफ से बनेगा उसको हम बोलेंगे नॉर्मल. तो P है मेरे पास नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन. अल्फा है जो ये एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ. हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं हमेशा, ठीक है. तो मेरे पास इक्वेशन बनती है ये. समझ आया? यानी मेरे पास तब इक्वेशन बनती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p. अब इसकी भी एक दो फॉर्म है. कैसे फॉर्म है देखो, cos अल्फा को तो ये भी लिखा जा सकता है ना, x अपॉन सीकेंट अल्फा प्लस y अपॉन को सीकेंट अल्फा इक्वल टू p. और p को नीचे भी लिया जा सकता है, x अपॉन p सीक्वेंट अल्फा प्लस y अपॉन p को सीकेंट अल्फा इक्वल टू 1. इंटरसेप्ट वाली फॉर्म बन गई जिसमें x इंटरसेप्ट p को सीकेंट अल्फा है. अब देखो p, ये cos होता है वैसे इसलिए उसका उल्टा कर दिया गया, तो इतना मत सोचो, ठीक है. तो ये हमारा ये हमारी ये इसकी x इंटरसेप्ट बन गई, ये हमारी इसकी y इंटरसेप्ट बन गई. समझ आया? वही इंटरसेप्ट फॉर्म ही बन गई है ये. उससे डिफरेंस इतना है कि वहां a और b की वैल्यू हमें पता नहीं होती, यहाँ a और b की वैल्यू हमें पता होगी अगर हमें p और अल्फा पता है तो. बच्चा दिस इज द ऑल द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन ऑल द डिफरेंट फॉर्म्स. हमने 5 फॉर्म की हैं. ये 5 फॉर्म में 1 पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, या सीधा इंटरसेप्ट वाली फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, या फिर ये वाली इंटरसेप्ट वाली फॉर्म बोल लो, या फिर ये इंटरसेप्ट जिसमें हम नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म बोल रहे हो. ये पांचों फॉर्म किसी ना किसी रूप में आपसे पूछ ली जाती हैं. वो डायरेक्टली आपको पॉइंट नहीं देगा. अब पता है, आपने मान लो उसने आपने कोई क्वेश्चन दे दी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की दे दी वो, और स्लोप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दूसरा पूछ लिया, यानी इंटर रिलेटेड कर दिया उसने टॉपिक्स को, वो यही करेगा, ठीक है. तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपने दिमाग को बिल्कुल केंद्रित, फोकस, सेंटर पे रखना है, ठीक है. आपको पता होना चाहिए कि सारी टाइप की जो भी हैं वो इक्वेशंस कैसी हैं. अब एक और चीज बच्चे, प्रूफ हमें हर चीज का आता है, हम इसका भी प्रूफ कर देंगे. हम पिछले जो हमने 5 फॉर्म्स किए हम उसका भी प्रूफ कर देंगे. बट क्यों करें हम, है ना. वो प्रूफ को करना तब होता ना जब वो हमारे लिए नेसेसरी, इंपॉर्टेंट, फायदेमंद कुछ होता, वो हमें मार्क्स दिलाता. बट वो कभी मार्क्स नहीं दिलाएगा. इसलिए मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो हम क्वेश्चंस में करेंगे. बट आप कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि ये तो भैया सब कुछ रट्टा रट्टा वाला काम हो रहा है, प्रूफ हम कर नहीं रहे हैं. देखो, हमें, हमारा मेन मोटिव है पेपर क्लियर करना, एग्जाम क्लियर करना, और उसमें है ना हमें हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क करना होता है. वो स्मार्ट वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं हम.
टाइम कम है, टाइम का कंस्ट्रेंट है हमारे पास, तो हम रिसर्च नहीं कर सकते हैं। जितनी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, विल ओनली फोकस ऑन दैट थिंग्स। इज इट क्लियर? ओके, या तो अब बात आता है एंगल बिटवीन टू लाइंस। कोई भी मेरे पास लाइंस है, ठीक है, कोई भी लाइन है, जैसे मेरे पास एक लाइन है y इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन, और एक लाइन है मेरे पास y इक्वल टू एम टू एक्स प्लस सी टू। इंटरसेक्टिंग लाइंस लेके चल रहे हैं। अब सीधी बात, एक बात बताओ, अगर मैं दो लाइंस के बीच का एंगल निकाल रही हूँ तो वो पैरेलल होंगे, तो मुझे तो पता ही है ना एंगल 0 है उनके बीच में, है ना, तो कोई फायदा नहीं है। तो इसके लिए उनको इंटरसेक्टिंग तो होना ही पड़ेगा अगर मुझे एंगल निकाल रही हूँ तो। अब इसका स्लोप क्या है, m1 है, इसका स्लोप क्या है, m2 है, तो इसके बीच का जो भी एंगल है वो मैं कैसे निकालूंगी? और एक्चुअली ये अगर इक्वल पता चल गया तो ये भी तो पता चल गया है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स VOA, है ना, वो कैसे निकाला जाता है? दिस इज द फॉर्मूला। वन मोर थिंग, एक बात देखो, ये है, ठीक है, ये दो लाइंस हैं। अगर ये एक्यूट है तो इसको ऑब्ट्यूज बनना पड़ेगा। टोटल 180 बनाना है, एक एक्यूट बनेगा तो दूसरे को ऑब्ट्यूज तो बनना ही पड़ेगा। अब इसमें से कौन सा वाला एक्यूट बनेगा और कौन सा वाला ऑब्ट्यूज बनेगा? क्योंकि बच्चे बात ये है कि ना आपको ये थीटा नहीं पता चलेगा हर बार इसकी वैल्यू 0 1 1/2 वो या 1 नहीं आने वाली है ना। हर tan थीटा की वैल्यू आपको नहीं पता है, इनके 4 पता है आपको, है ना, 0 π/4 π/2 3π/2 और बस इनकी कुछ वैल्यूज पता है आपको, या निकाल लेते हो। मैं बोलूं tan 24 निकालो, इट्स नॉट ईजी, ठीक है। तो इस थीटा के लिए आपको सिर्फ वो ये पूछेगा कि भाई इसमें से ऑब्ट्यूज कौन सा है और इसमें से एक्यूट कौन सा है, उसके लिए है, वो लिखा नहीं है क्या हमने, चलो इट्स ऑन योर नोट्स। अगर ऐसा होता है कि प्लस का साइन आ जाता है तो हम उसको एक्यूट वाला बोल देते हैं, नेगेटिव का साइन आ जाता है तो उसको ऑब्ट्यूज वाला बोलते हैं। दिस इज एवरीथिंग इज रिटन ऑन द नोट्स, ये पीपीटी पे नहीं है तो हम बताते हैं। और वैसे वैसे एक बात सोचो, अगर आपको ये पता चल गया है कि ये है, अगर आपको ये पता चल गया है कि ये tan थीटा है मेरे पास, मैं इनके बीच का स्लोप निकाल रही हूं, तो भैया मैं यहां भी तो निकाल सकती हूँ 180 माइनस tan थीटा, है ना, ये मेरे पास एंगल आ जाएगा आंसर। और सीधी बात है, इतनी भी अगर करने की जरूरत ना पड़ रही हो, आपको क्या करना है, एक अगर एक्यूट निकलेगा 180 में से तो दूसरे को ऑब्ट्यूज निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि टोटल सम 180 बनना है। एक अगर 45 निकल रहा है तो दूसरे को 135 बनना ही पड़ेगा। कैलकुलेशन सही किया मैंने? हाँ बिल्कुल सही किया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, लाइन पैरेलल, लाइन परपेंडिकुलर, ये मैंने बता दिया। एक बात सोचो, दो लाइन पैरेलल है, एक मिनट, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, दो लाइन पैरेलल है, तो बेटा जितना लाइन एंगल ये बना रही होगी उतना एंगल ये भी तो बना रही होगी, क्योंकि ये तो पैरेलल है, और ये मेरे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गए, इतना तो पढ़ा है हमने। तो ये दोनों एंगल इक्वल होने हैं, यानी कि दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो वो दोनों लाइंस एक्स एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाती हैं, यानी वो एंगल क्या होता है, यानी वो स्लोप क्या होता है, उन दोनों का सेम होता है। परपेंडिकुलर होती हैं तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, अगर इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन है तो अगर इसका अल्फा है तो इसका और इसका प्रोडक्ट मिला के, इसको मान लेना यहाँ कट करिए, तो इनका दोनों का प्रोडक्ट होगा -1, नॉर्मल बोली जाती है वैसे इनको, ठीक है। Lines are normal, then the product of the slope is -1. Lines are parallel, then their slopes are equal. Is it clear? उसके बाद बात आती है कि दो लाइंस के बीच में रिलेशन कैसा है, द रिलेशन बिटवीन द टू लाइंस। कोई भी दो लाइन मुझे दी हुई है, वो कैसी हैं, कॉन्करेंट हैं, परपेंडिकुलर हैं, पैरेलल हैं, वो प्रॉपर्टीज अब हम पढ़ने वाले हैं। और आई गेस कि आज के लिए आपका इतना काफी होगा। हाँ बिल्कुल, फिर हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पढ़ेंगे। हाँ, हम इसको 2 क्लासेस में पूरा करेंगे, ठीक है। सेकंड क्लास में आपके साथ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और आ जाएंगे, ओके। या रिलेशन बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस है मेरे पास। अब वो लाइंस कैसी कैसी हो सकती हैं, पॉसिबल क्या है, इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, पैरेलल हो सकती हैं, कॉन्करेंट भी तो हो सकती हैं। एक यहां तक थी, दूसरी लाइन बनाई, वो ये बन गई, कॉन्करेंट भी हो सकती है। तो वो प्रॉपर्टीज अभी हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे हमें पता चलेगा, जिसमें मेरे L1 है A1x, L2 है A2x, ठीक है। पैरेलल लाइंस, देखो एक बात बताओ, बात समझने वाली चीज क्या है, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ये है, ये पैरेलल लाइंस है, स्लोप सेम है, सेम है,
चेंज तो सिर्फ ये हो रहा है ना, इंटरसेप्ट, है ना। तो अगर मेरे पास लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, देन द लाइन्स विल बी पैरेलल ओनली इफ दिस इज नॉट इक्वल टू 0, बट बाकी सारे इक्वल, नॉट 0 नहीं, सॉरी, इक्वल नहीं होने चाहिए ये रेशियो, बाकी सारा रेशियो इक्वल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए इक्वल? द रीजन बीइंग इज क्योंकि यहाँ इंटरसेप्ट बदल जाएगी, इसकी इंटरसेप्ट ये है, इसकी इंटरसेप्ट ये है, सिर्फ ये चीज बदलेगी पैरेलल होने में, और स्लोप को सेम रहना ही पड़ेगा, ठीक है। यानी अगर मैं ये बोलूं कि इस वाली फॉर्म में y इक्वल टू m1x प्लस c1, y इक्वल टू m1x प्लस c2, तो इसको तो सेम रहना होगा, बट ये चेंज होगा क्योंकि लाइंस कैसी होनी है, पैरेलल होनी है, स्लोप को तो सेम रहना ही पड़ेगा। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग को तो भैया काटना है, एक दूसरे को काटना ही है, तो पहला वाला रेशियो ही इक्वल नहीं होना चाहिए, दूसरे वाले से हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हम चेक ही नहीं करेंगे दूसरे वाले को। नेक्स्ट इज कोइंसिडेंट लाइंस। एक बात बताओ, कोई भी कोइंसिडेंट लाइन है, रिलेशन समझना कैसे समझाने की कोशिश कर रही हूं मैं, ठीक है। मैंने अभी पैरेलल वाले के लिए ये बोला कि ये दोनों पैरेलल हैं, इसमें सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, इंटरसेप्ट चेंज हो रहा है, तो इसलिए वहां पे a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 आ गया, ठीक है। इंटरसेक्टिंग के लिए हमने बोला किसी का भी इक्वल होना जरूरी नहीं है, वो इंटरसेक्टिंग कर जाएंगे कहीं ना कहीं, अगर दो लाइन पैरेलल नहीं है कभी ना कभी तो इंटरसेक्ट करेंगे, सोचो। क्या ये कभी लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी? द लाइन्स विच आर नॉट पैरेलल ऑलवेज इंटरसेक्ट एंड द लाइन्स विच आर पैरेलल नेवर इंटरसेक्ट। लिख लो अपनी नोट्स में ये लाइन। अब यहाँ b1 बाय b2 इक्वल होनी चाहिए। कोइंसिडेंस बच्चे, अगर दो लाइन, कोई भी लाइंस कोइंसिडेंट है, इसका तात्पर्य कहाँ है, क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि इसी के ऊपर तो बनाई जा रही है वो, यानी सबको इक्वल होना पड़ेगा। समझ आया? आज के लिए मैं बस इतना ही कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बच गई, ये भी परपेंडिकुलर लाइंस और बच गई। ये हो क्या रहा है बेसिकली, आपको समझ आ रहा है? परपेंडिकुलर में ये चीज रह गई मेरी, सॉरी, मुझे लगा दो ही टाइप थी। हमने बोला a1 मतलब सॉरी m1 इज इक्वल्स m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, यही बोला ना हमने, है ना। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। मैं ऐसा भी कर सकती हूँ x अपॉन b प्लस वाई अपॉन a इक्वल टू 1 या इक्वल टू k कुछ, ये भी मेरे पास इक्वेशन ही है, छोड़ो, जरूरत नहीं है इसकी। सीधी बात इतनी है, क्या है, जब भी लाइंस मेरे पास परपेंडिकुलर है a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0, अब ये देखो बन कैसे रहा है, a1 a2 इज इक्वल्स टू माइनस b1 b2, a1 अपॉन b1 इक्वल्स टू माइनस b2 अपॉन a2। याद करने का तरीका चाहिए, इसको 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 किसी को भी याद कर लो। चार लाइंस हमने पढ़ी पैरेलल, 5 पढ़ी, 4 पढ़ी, जो भी पढ़ी। पैरेलल के लिए हमने क्या बोलना है कि पैरेलल में सिर्फ इंटरसेक्ट चेंज होगी, तो बस लास्ट वाला इक्वल नहीं होना चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमने ये बोला है कि इंटरसेक्टिंग में तो कुछ भी इक्वल नहीं होना चाहिए। कोइंसिडेंट में हमने ये बोला है तीनों इक्वल होनी चाहिए। परपेंडिकुलर हमने बोला है a1 a2 प्लस b1 b2 का सम क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये चीजें हैं जो चीजें हम ये हमने कवर की हैं। स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन, लोकस, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराने के बाद। अभी आप सिर्फ थ्योरी पे ध्यान दीजिए। आज की थ्योरी अगर कर ली है, ज्योमेट्री वाली थ्योरी दोबारा से कंपाइल करके दोनों एक ही साथ रिवाइज कीजिए, ठीक है। इसकी थोड़ी थ्योरी, अभी काफी थ्योरी और बची है, हम अगले लेक्चर में करेंगे। उसी लेक्चर के साथ आपको उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, 2 पार्ट्स में मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे एंड देन उसके साथ आपको उसकी शीट्स मिलेंगे। ओके, सो गाइज अच्छे से पढ़िए, बहुत सारी मेहनत कीजिए, ठीक है। और अगर कोई डाउट आ रहा है, 1-2 बार करके वीडियो दोबारा देखकर, क्वेरी बॉक्स है आपके पास, उसका इस्तेमाल कीजिए, यूज कीजिए उसका, ठीक है। सो गाइज स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।